हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 100% फ्री चैनल है आप लोगों के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनलिंग को शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में सबको हेल्प मिल सके चैनल से, क्योंकि मैं मैक्सिमम चारों सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं एफर्ट्स ले रही हूँ तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाए, तो आपको भी शेयर करना है उनके साथ में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जस्टिफाई में, तो जस्टिफाई में सबसे पहला क्वेश्चन हमको करना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। फ्लेक्सिबल मतलब जिनको आप मोड़ तोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आंसर 1 मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज। उनको हम चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाइड, उनमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरीके की सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस तरीके की सिचुएशन है उस हिसाब से हम उनको मोड़ तोड़ कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबल इन नेचर बोलते हैं। तो मैनेजर्स कैन बेंड दिस प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट को सूट करने के लिए, मतलब एडजस्ट होने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने के लिए जिस तरीके से जोड़ मोड़ करना है, तोड़ मोड़ किया जा सकता है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। द सिचुएशंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन चेंजिंग। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस होती है वो बदलती रहती है, डायनेमिक इन नेचर होती है, वो चेंजेस होते रहता है, उनमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता है ना, स्टिल नहीं रहता है। नो टू सर्कमस्टेंसेस आर सेम। दो सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है कभी भी, तो सिचुएशन के हिसाब से उनपे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो यूज होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उसमें भी मॉडिफिकेशंस आएंगे। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड। इट कैन बी एडजस्टेड, यहाँ पे आपका कैन आना चाहिए, तो इट कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो जिस तरीके से, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। तो इट कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इसीलिए 10 प्रिंसिपल्स, इस लास्ट में आपको अपना जस्टिफिकेशन में जरूर लिखना है, आपका ये सेम सेंटेंस आपको जरूर रिपीट करना है, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि आप इसका रीजन दे रहे हो कि ये क्यों फ्लेक्सिबल इन नेचर, आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने आंसर को, तो इसको लास्ट में एंड में 10 के साथ जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सेकंड जो आपका है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप रिसोर्सेज को यूज करो मैक्सिमम, लेकिन वेस्टेज वहां पे रिड्यूस हो जाना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं और मटेरियल वाले भी होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको दोनों टाइप के रिसोर्सेज के बारे में लिखना है। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली मशीन तो रन नहीं करेगी ना, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी होंगे। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज, 2 तरीके के रिसोर्सेज यूज होते हैं, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में आप ब्रैकेट में एग्जांपल दे दोगे जैसे मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे मैन पावर, वहां पे एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वो सब, तो मैन पावर हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखोगे दिस बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज, ये जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, क्या होना चाहिए उनका बेसिक फंक्शन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, फिजिकल एंड मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना है उनका। एक्चुअली मैन पावर के लिए हम एक्सप्लॉइट वर्ड यूज करते हैं, एंड यहाँ पे वेस्टेज, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए, एंड कंट्रोलिंग वेस्टेज को कंट्रोल करना चाहिए। नाउ थर्ड देन लिखेंगे कि मैनेजर्स यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स यूज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए, एंड वेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट। यहाँ पे हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट होना चाहिए, तो हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट के लिए वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं।
किसको, प्रिंसिपल्स को। तो प्रिंसिपल्स यूज करने से क्या होता है, जो कंडीशन है वो हेल्दी कंडीशन डेवलप हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल मतलब हार्मनी डेवलप करते हैं वहां पर, भाईचारे का एक तरीके से ब्रदरहुड तरीके से स्मूथली फंक्शन हो सके, हार्मनी इन द रिलेशनशिप, सो कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब उनमें अच्छा रिलेशन होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, राइट, कोई मतभेद नहीं होंगे, तो फिर उनकी एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज होगी एम्प्लॉयज की, एंड उसकी वजह से क्या होगा, फिर इट विल अफेक्ट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर वो है ना प्रोडक्टिव वर्क के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जहाँ पे उनको अच्छा रिजल्ट मिले उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड एंड में जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपने आंसर को 10 के साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि हम जस्टिफिकेशन का आंसर लिख रहे हैं, सो यहाँ पे आपको लिखना है 10 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वन है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इक्विटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप जिसके लिए जो सही है उसके लिए वो काम करो, इक्विटी वाला हिसाब होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है, इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो 14 प्रिंसिपल्स हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट के, जो हेनरी फेयल ने दिए हैं, उनमें से 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी है, सजेस्टेड बाय हेनरी फेयल। दिस प्रिंसिपल इज, ये प्रिंसिपल किसके लिए, अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। आपको सही और इक्वल ट्रीटमेंट देना है अपने सारे एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो मैनेजर शुड बी काइंड, मैनेजर को कैसा होना चाहिए, मैनेजर का स्वभाव सॉफ्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। फेयर यहाँ पे गोरा नहीं, बुरे कलर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, फेयर मतलब सही, अच्छा, गुड बिहेवियर टू देयर सबॉर्डिनेट्स, उनके जो का सबॉर्डिनेट्स उनके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए उनका। एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पार्शियलिटी, वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज वर्किंग, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, वर्किंग ऑन द सेम लेवल, अगर कोई सेम लेवल पे काम कर रहा है बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में, अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो शुड बी पेड सेम वेजेस, तो उसको सेम वेजेस पे होनी चाहिए। देयर वेजेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट पे नहीं बट द लेवल एट विच दे आर वर्किंग, वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। देयर वेजेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट द लेवल एट विच दे आर वर्किंग while distributing work between people and departments. This principle should be followed by the manager. तो ये principle मैनेजर को फॉलो करना है। as far as possible there should be इक्वल डिविजन ऑफ वर्क, वहाँ पे इक्वल तरीके इक्वल डिविजन होना चाहिए वर्क में। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी फॉलो करेंगे तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, मतलब छोटे मोटे जो झगड़े हैं मतभेद नहीं होंगे। एंड लास्ट में आपका आंसर 10 द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं पार्शियलिटी अगर आपके साथ भी होगी तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी ना, उससे एफिशिएंसी लेवल डिक्रीज हो जाता है एम्प्लॉयज का भी। तो यहाँ पे फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सब एम्प्लॉयज को। तो इस तरीके से आपको अपना जस्टिफिकेशन का आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, फोर्थ वन है टेलर एम्फसाइज्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। टेलर है ना, उन्होंने एडवोकेट किया है, एम्फसाइज किया, उन्होंने फोर्स किया है यूज करने के लिए टूल स्टैंडर्डाइज मतलब गुड क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे टेलर एडवोकेटेड, आंसर 4, टेलर एडवोकेटेड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट सिस्टम एंड सेवरल अदर आइटम्स, और भी बहुत सारे अदर आइटम्स को भी उन्होंने क्या बोला है कि आपको है ना स्टैंडर्ड मतलब आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करना है, विच विल रिजल्ट इन गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन
प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट, और हेल्दी एनवायरनमेंट, वर्कर्स को भी हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। एंड द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू द वर्कर्स को जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक, तो ये जो द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट किस पे डिपेंड करती है, अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, ये ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिस्टम टूल्स। आप सिस्टम प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई सक्सेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसी पे डिपेंडेंट होती है। एंड इट हेल्प्स इन, और ये क्या होगा इससे, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ टाइम, इससे ना टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एंड मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी रिडक्शन आएगा, तो टाइम, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन आएगा। इट हेल्प्स द वर्कर्स टू परफॉर्म द जॉब इजीली, इससे क्या होगा, वर्कर्स को भी अच्छा लगेगा काम करने में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी इंटरेस्ट बना रहेगा काम करने के लिए, क्योंकि उनको अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, नए टेक्नोलॉजी टूल्स मिलेंगे, उनके लिए उनको ट्रेनिंग जब मिलेगी तो वो और अच्छे से अपना कामकाज कंप्लीट करेंगे। सो द वर्किंग कंडीशन शुड बी बी गुड सो दैट देन वर्कर्स कैन गिव देयर बेस्ट आउटपुट, ताकि वर्कर्स उनका बेस्ट आउटपुट दे सके। 10 आपको, जैसे मैं कह रही हूँ कि जस्टिफिकेशन के लिए आपको 10 के साथ कंप्लीट करना है अपना आंसर। 10 टेलर एम्फसाइज्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना होगा। नाउ 5th वन इज व्हाट, डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान इज नेसेसरी। तो डिफरेंशियल मतलब अलग अलग वेज रेट प्लान अवेलेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। ऐसा नहीं है कम काम करने वाले को भी ज्यादा सैलरी और ज्यादा करने वाले को भी उतनी सैलरी, वो तो नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस हो जाएगा, राइट। तो आंसर नंबर 5, डिफरेंशियल पीस वेज रेट का मीनिंग पहले आपको लिखना, वेज रेट प्लान इज अ टेक्निक, ये क्या है, इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की टेक्निक है, विच इन्वॉल्व, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पेइंग हायर रेट ऑफ wages, higher rate of wages to employees who complete more work, जो ज्यादा काम कंप्लीट करते हैं उनको higher rate of wages पे करो। then standard quantity then the standard quantity and paying less wage rate, जो standard quantity मतलब ज्यादा, जो उनको आपने पहले से ही है ना उनको टारगेट दिया, उतना टारगेट अगर वो अचीव करते हैं एम्प्लॉइज तो उनको हायर वेज रेट मिलना चाहिए। एंड पेइंग लेस रेट ऑफ वेजेस टू दोज हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड, जो उनको टारगेट दिया उसके नीचे वो काम कर रहे तो उनको कम मिलनी चाहिए। सो द पेमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। इसका मतलब है इन शॉर्ट, इन सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो पेमेंट है ना परफॉर्मेंस के हिसाब से, वर्कर के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मिलना चाहिए। सो द एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर। इससे क्या होगा, जो ज्यादा अच्छे से काम करता है, दिल लगा के काम करता है, अपना टारगेट पूरा करता है सही समय में, तो उसको है ना और उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो उसको क्यों, कब मिलेगा, जब उसको अच्छे से पे किया जाएगा, व्हेन इट विल बी पेड मोर, जब ये है ना डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान लागू होगा तब उनको इंटरेस्ट बनेगा। वेयर एज इन एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड लेस रेम्यूनरेशन, मतलब लेस सैलरी मिलेगी उनको। अगर लेस मिल रही है तो उनको भी लगेगा कि क्या कारण है, क्यों कम मिल रहा है, मतलब हम धीरे काम कर रहे हैं, हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तब हमको ऐसा हो रहा है, तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे जब उनको इंटरेस्ट है और उनको भी अगर हाई वेज रेट चाहिए तो वो ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने। सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, मोटिवेशन करती है, प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न हायर वेजेस। तो फिर वो जो अगर जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है वो भी अगर और अपना टारगेट अचीव करेंगे टाइम पे, वो अपना अच्छा क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेंगे फर्म को, तो फर्म उनको भी, ऑर्गेनाइजेशन उनको भी उनके परफॉर्मेंस के लिए हायर वेजेस देगी, तो उसके लिए मोटिवेट करता है। 10 डिफरेंशियल वेज रेट पीस वेज रेट प्लान इज नेसेसरी। इसके लिए डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान बहुत ही नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी, क्योंकि वहां पे काम करने वाले कौन होते हैं, वर्कर्स है। वर्कर्स अपना टाइम पे सब प्रोडक्शन वो कंप्लीट करेंगे, टारगेट के हिसाब से अचीव करेंगे, वर्क का जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो अचीव करेंगे, तो फिर उससे ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज भी स्मूथली चलते रहेगा, राइट। तो इस तरीके से ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कवर अप किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।